हेलो। क्या मैं सभी को अभी ठीक से सुनाई दे रहा हूँ? हाँ जी। और दिखाई भी दे रहा हूँ? यस, ऑल वेल, सब कुछ बढ़िया है। हाँ जी। एक बार चैट में कंफर्म कर देना कि सब कुछ कुशल मंगल है, तो फिर हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21। ओके ओके, आ रही है, आवाज आ रही है? तो एक बार कंफर्म कर दो यार चैट में लिख के सभी लोग। जो भी 6 PM वाली क्लास हो नहीं पाई थी, कुछ टेक्निकल इशू था, उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी एक ग्रुप को, तो हमने उसको रीशेड्यूल किया 6:30 और अभी हमने क्लास को स्टार्ट कर दिया है। अब आपका कंफर्मेशन चाहिए कि सब कुछ बढ़िया है, आपकी आवाज़ ठीक ठाक है, आपकी आवाज़ आ रही है प्रॉपर। ओके। विवेक कुमार जी ने यस सर बोला, अक्षय सरकार जी ने भी यस बोला। सब बढ़िया लिख दो, कमेंट में लिखो सब बढ़िया, ताकि मैं जान पाऊं कि हाँ सब कुछ सही है। फिर मैं क्लास की शुरुआत करता हूं। सब बढ़िया लिखो कमेंट में, सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया। देन आई विल स्टार्ट क्लास। ओके, जल्दी से लिख के बताइए ना। ओके ओके, वेट कर रहा हूं मैं कि कोई लिखे सब बढ़िया। एक आदमी भी लिख देगा मतलब सब बढ़िया है, मैं शुरू कर दूंगा। ऑल इज वेल। पता नहीं ये कोड सही है कि नहीं, वही कोड यूज करो जो मैं बोल रहा हूं। हाँ, एक आ गया सब बढ़िया, बस बस बस, ठीक है, मतलब सब बढ़िया। ट्रांसलेशन मत करो अंग्रेजी में, है ना। तो हमने यहां तक सवाल कर लिया था, शायद 50 किलो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ये कह रहा है कि जो प्रपोर्शन है एसिड और वाटर का, 3 सैंपल्स हैं, 2:1, 3:2, 5:3 है, उसमें 3 सैंपल्स हैं, या कह लो 3 मिक्सचर्स हैं, उसमें एसिड और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। एक मिक्सचर है जिसमें इक्वल क्वांटिटीज ली जाती हैं तीनों सैंपल्स के, और आपको बताना है कि वहां पर वाटर का एसिड से रेशियो क्या होगा। ये शब्द बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर एंड एसिड। एसिड एंड वाटर एक अलग चीज है, वाटर एंड एसिड एक अलग चीज है। रेशियो को उल्टा करके बताना है, ठीक है, बिना किसी अपडेट के नहीं। टीम ने हमारे लिखा था कि क्लास 6:30 बजे होगी। एक्चुअली थोड़ा इशू था, आप लोगों को आवाज ही नहीं आ रही थी, मतलब आप लोगों को तो फीड ही नहीं दिख रहा था मेरा एक ग्रुप को, तो इसलिए जो है फिर से 6:30 करना पड़ा क्लास। टीम ने लिखा था यहाँ 6:30। कोई नहीं, आपको पता नहीं चला, अभी पढ़ लो, ठीक है। ओके, चलिए। तो वाटर और एसिड का हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन द मिक्सचर। तो अब एक काम करते हैं, सवाल को बहुत ध्यान से देखते हैं, और एक चीज जो इसको कहते हैं ना, लॉजिकल जो दिमाग है आपका, वो लगातार काम करना चाहिए। पैटर्न आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी होता है। देखो यहां क्या है, एसिड वाटर से ज्यादा है कि नहीं, ये 2 है, ये 1 है। यहां एसिड वाटर से ज्यादा है कि नहीं, ये 3 है, 2 है। यहां भी एसिड वाटर से ज्यादा है कि नहीं है। 3 ऐसे मिक्सचर जिसमें एसिड वाटर से ज्यादा है, या ऐसे कहें कि एसिड की मात्रा 50% से ज्यादा है हर मिक्सचर में। अगर उन तीनों को आप आपस में मिला भी दोगे, अगर आप उन तीनों को आपस में मिला भी दोगे, तो क्या होगा कि एसिड की वैल्यू वाटर से ज्यादा ही रहने वाली है। एसिड की मात्रा वाटर से ज्यादा ही रहने वाली है। क्लियर या नहीं, समझ में आ रहा है सभी को? क्वेश्चन कम है सर, वीओडी में 120 क्वेश्चन है। अविनाश जी देखिए, ऐसा करोगे तो कभी मजा ही नहीं आएगा पढ़ने में। आपको पता है वीओडी कंटेंट कितने घंटे का था? कितने घंटे का पता है आपको? पहले घंटे बताओ। 500 घंटे का कंटेंट है वो, ठीक है। 500 घंटे मैथ पढ़नी है आपको, इतना भी मत पढ़ो। अब आपको वीओडी है तो 25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है तो कर लो उसको। ये कंपैरिजन आप करोगे, आपको लर्निंग देखनी है। हमने वो सवाल हटा दिए हैं जिसमें हमें ये दिख रहा है कि लर्निंग आउटकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोर्स को एक लिमिट में रखना भी जरूरी है। वो जो स्पेशल बैच का आपको वीओडी दिया गया है महाराज, वो पिछले वर्षों का है। पिछले वर्षों में हम 500 घंटे मैथ पढ़ाते थे, अब 500 घंटे मैथ नहीं पढ़ना है। इवन जब अर्जुना बैच की शुरुआत हुई थी तो हमने जो प्लान बनाया उसमें 500 घंटे मैथ का नहीं था। समझे मेरी बात? हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। और जब आपको वो वीओडी कंटेंट का एक्सेस है तो वो 25 सवाल लगा लेना एक्स्ट्रा अपनी तरफ से, अगर आपका इंटरेस्ट है तो, ठीक है।
तो हमने उन क्वेश्चंस को जिससे लर्निंग आउटकम पे कोई फर्क नहीं है, कीपिंग लर्निंग आउटकम सेम, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हमने थोड़ा सा रिड्यूस किया था टॉपिक में, और वो तो ईमानदारी से आप देख सकते हो, उसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ जी, और कंटेंट का एक्सेस है, पीडीएफ है आपके पास, तो आप उसको लगाना है तो लगा लेना। ये देखिए ध्यान से, उसमें रेपिटेटिव सवाल बहुत थे, उन चीजों को हमने हटाया कि रेपिटेटिव क्वेश्चंस ना रहे। ओके, क्लास का टाइम थोड़ा सेव किया जाए। वाटर एंड एसिड इन द मिक्सचर कितना होगा? एसिड वाटर से ज्यादा होगा। अब एसिड अगर वाटर से ज्यादा है और मुझे जो लगाना है इसमें, वो लगाना है वाटर का एसिड से रेशियो। अगर मुझे वाटर का एसिड से रेशियो निकालना है तो आप मुझे बताओ कि कौन ज्यादा होगा, पहला पार्ट ज्यादा होगा या दूसरा पार्ट ज्यादा होगा? एसिड ज्यादा होगा, दूसरा पार्ट ज्यादा होना चाहिए। ये और ये गलत हो जाएगा, इन्हीं दोनों में से कुछ सही होगा। अभी मुझे ये नहीं पता है कि क्या सही है, बट सही इन्हीं दोनों में से कुछ है। अब हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा सही है। कैसे? देखो ध्यान से, आप कहोगे ये वैल्यू क्या है, 2 गुना है, ये वैल्यू 1.5 गुना है, ये वैल्यू 1.66 गुना है। देखो, ये 1.5 गुना है, ये 2 गुना है, ये 1.66 गुना है, मिनिमम 1.5 गुना है। तो अगर ये मिनिमम 1.5 गुना है तो आपको एक आइडिया तो लग रहा होगा कि अगर मैं बात करता हूं एसिड और वाटर के कंपैरिजन की, तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो 1 गुना से मतलब 1.5 गुना के आसपास होनी चाहिए, राइट? रफली ये आइडिया लग जाएगा आपको। ये वैल्यू उसी के आसपास है। 120 का 1.5 गुना कितना होता है? अगर आप करोगे तो 180 होगा, उससे तो ज्यादा ही होना चाहिए। ये गलत हो गया आपका, ये 180 से बड़ा होना चाहिए लगभग। 133 है तो उसके 1.5 गुने से ज्यादा ये पक्का है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। ये है सेंस बेस्ड आंसर लगाने का तरीका। सेंस बेस्ड आंसर लगा दिया हमने। समझना इस बात को, क्योंकि तीनों मिक्सचर्स में एसिड ज्यादा था तो फाइनल मिक्सचर में भी एसिड ज्यादा होगा, वाटर कम होगा। साथ ही साथ हर मिक्सचर में जो एसिड है वो 1.5 गुना से ज्यादा ही है। एक में 1.5 गुना है, एक में 2 गुना है, और एक में जो आपकी वैल्यू है वो 1.66 गुना है। तो ये क्लियर हो गया कि कंबाइंड मिक्सचर में भी जो वाटर की मात्रा है, एसिड की जो मात्रा है, वो वाटर की मात्रा के 1.5 गुने से ज्यादा होना चाहिए। और इस लॉजिक से हमने एक ही ऑप्शन बचता हुआ दिख रहा है, डी वही सही होगा। हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करी। ठीक है, हाँ जी। अब जरा आगे आ जाइए। प्रशांत जी, आप लोगों को भी मिल जाएगा, परेशान ना होइए, मैंने बोल दिया है टीम को आज। ठीक है, कुछ 2-3 दिन में कर देंगे आपको भी। यहां देखिए ध्यान से, 2:1, 3:2, 5:3 आपको दिया प्रपोर्शन ऑफ एसिड एंड वाटर इन 3 सैंपल्स। अब जरा एक बात समझो, इसको अगर ट्रेडिशनली सवाल को लगाना है तो आप कहोगे ये 2 है, ये 1 है, तो ये 3 यूनिट है। ये हमारा 3 है, ये हमारा 2 है, तो ये वैल्यू हमारी 5 यूनिट है। ये हमारा 5 है, ये हमारा 3 है, तो ये हमारा क्या है? 8 यूनिट है। हमें इन तीनों को बराबर करना है। तो आप कहोगे कि मैं 3, 5, 8 का एलसीएम निकाल लूं, और अगर मैं एलसीएम निकालूं 3, 5, 8 का, तो बच्चा बताओ कितना एलसीएम मिलेगा? ये दोनों नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट, और ये 8 से गुणा हो जाएगा सीधे। 5 × 15, 8 × 120। ठीक है, जब 2 प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स में कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता, और एक नंबर है वो कंपोजिट नंबर है, और वो कंपोजिट नंबर 3 और 5 का मल्टीपल नहीं है, तो कोई फैक्टर कॉमन है ही नहीं है। हमें क्या करना है? सीधे मल्टीप्लाई कर देना है, उठा के एलसीएम के लिए 120 आ जाएगा। अब मुझे एलसीएम अगर 120 बनाना है तो मैं यहां 40 से गुणा करूंगा। क्या मैं यहां इस वैल्यू को 40 या 120 बनाएगा? इसको मैं 5 है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 24 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या इस वैल्यू को मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा? यस। तो आप यही काम इधर भी करिए। अगर आप यही काम करोगे तो एक बात बताओ मुझे, ये जो एसिड और वाटर आपको दिख रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं मान लिया एसिड की क्वांटिटी लिखूं या वाटर की क्वांटिटी लिखूं, टोटल मुझे पता है, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। तो कुछ भी कर लो, आप एसिड की मात्रा निकाल लो। तो आप कहोगे 40 दूना 80 हो गया एसिड, 80 लिख लो। 24 × 72 हो गया तो यहां 72 लिख लो। 15 × 5 = 75 हो गया तो यहां 75 लिख लो। अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या वैल्यू? 227 आई। 5 2 7, 8 7 15 7 22, 227। तो ये कह रहा है कि ये जो ये एसिड है ये 227 यूनिट है। अगर एसिड मेरा 227 यूनिट है तो वाटर कितना होगा? आप कहोगे ये अगर 120 हो गया, ये भी 120 हो गया, ये भी 120 हो गया, तो टोटल हमारे पास अब 360 यूनिट हो गया। 360 में अगर 227 ये है तो ये हमारा क्या होगा? 133 होगा, ताकि 260 बन जाए। और आप अगर ये करोगे तो आपकी वैल्यू 360 बन जाएगी।
इस सवाल को इस तरह से आप सरलता से सॉल्व कर सकते हैं कि मेरा करेक्ट उत्तर क्या है, डी। इस सवाल को करने का एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात, तीनों को बराबर क्यों कर रहे हैं बेटा? तीनों को बराबर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां क्या दिया हुआ है कि इक्वल क्वांटिटीज लेनी है, हमको बराबर मात्राएं लेनी है, इसलिए बराबर कर रहे हैं। अगर बराबर मात्राएं नहीं लेनी होती तो बराबर नहीं करते। अगर वो कहता मुझे 1:2:3 लेना है, तो मैं ये बराबर करने के बाद इसको फिर से 1 से गुणा करूंगा, इसको 2 से गुणा करूंगा, इसको 3 से गुणा करूंगा। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? ओके, समझ में आएगा सभी को, सभी की बात, मेरी बात? ओके, तो इस तरह से लगा सकते हो। अब देखो एक तरीका और मैं बताता हूं सवाल को करने का। जब भी ऐसे सवाल कभी मिले, वॉल्यूम इक्वल है, आपने देखा कि टोटल पार्ट मेरे 360 आ गए, ये पहले निकल जाएगा। जब आप बराबर करोगे तभी आपको दिख जाएगा कि 120 एलसीएम है, तीनों को 120 करेंगे 360 बनेगा। अब आप ऑप्शंस में जाके देखो कि कहां पर टोटल 360 है या उसका फैक्टर है। यहां 360 मिल रहा है, यस। इस वैल्यू को ये नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं, ये उसका फैक्टर है। इसका टोटल है 253। 253 ना तो 360 है, ना ही 360 का फैक्टर है। अगर कटेगा भी तो 360 का आधा 180 होता है। ये गलत हो गया, सीधे काट दो, नहीं हो सकता। यहां आप देखोगे तो टोटल फिर से यही बात है, ये 200 और 100 347 है। 347 360 का फैक्टर नहीं, ना ही 360 के बराबर है। अब दो ऑप्शन बचे मेरे पास जिनका टोटल 360 है। इसमें कौन सा करेक्ट होगा? जिसमें एसिड ज्यादा होगा। एसिड यहां ज्यादा है 227, तो इसको लगा दो। तो एक तो प्रॉपर तरीका हो गया, और उस प्रॉपर तरीके के अलावा भी जो तरीके हैं उनको हमें देखते हुए चलना है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का उत्तर आप 3 तरीके से निकाल सकते हो। अगला सवाल देखते हैं, 22वां सवाल। 22वें सवाल में देखो क्या कह रहा है, 3 बॉटल्स हैं, बराबर कैपेसिटी है, अगेन इक्वल वॉल्यूम्स। मिक्सचर ऑफ मिल्क और वाटर का रेशियो आपको दिया है 2 3 5 7 3 7। आगे आपसे क्या बोला जा रहा है कि इन बॉटल्स को हम मिला देंगे एक नए बॉटल में, तो परसेंटेज ऑफ मिल्क न्यू मिक्सचर में क्या होगा? हमें मिल्क का मिक्सचर, नया मिक्सचर जो है उसमें हमें उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है कि कितना होने वाला है, ये निकालना है। तो क्या करें हम? फ्रैक्शंस यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो, आप कहोगे एक में 2/5 आया, एक में मेरा 5/12 आया मिल्क, और एक में मेरा मिल्क कितना आया? 3/10 आया। आया कि नहीं आया? इसको बटा 3 करना है। क्यों? क्योंकि अगर बराबर क्वांटिटी ले रहे हैं तो 1:1:1 में ले रहे हैं, और अगर हम वैल्यूज को 1:1:1 में ले रहे हैं तो 1:1:1 का मतलब क्या हुआ? इक्वल वॉल्यूम्स हैं, तो हम बाई 3 करके सिंपल एवरेज निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जरा कैलकुलेट कर लो आप। अगर यहां एलसीएम की बात करेंगे तो 60 आपका एलसीएम हो जाएगा। 5 × 12, 12 दूना 24 हो गया। 12 पंचे 60 है, ये 25 हो जाएगा। ये 10 छक्का 60 है, 6 3 18 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई आपकी, और 60 के आगे यहां 3 लग जाएगा। 24 और 25 49, 49 और 18 आपका क्या होता है? 49 और 18 होता है 67, 67 बटे आपकी ये वैल्यू आ गई 180। ये आपका आंसर है, जो भी निकल के आएगा यहीं से निकल के आ जाएगा। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा करोगे आप, ऐसे करके ये कट जाएगा आपका। ये वैल्यू हो गई 670/18। फर्दर अगर आप इसको डिवाइड करना चाहो तो करो, कि इसको बटा 9 करेंगे और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 335। आप जरा डिवाइड कर लो तो आपको 9 3 27 हो गया, 6 33 हो गया, 9 7 63 हो गया, 2 बचा, 2/9 0.22 हो जाता है। आपकी वैल्यू 37.22% आ गई। आंसर क्या हो गया? सी। सी इज द राइट आंसर। क्या किसी को किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप बता दो। एक दूसरा तरीका भी सवाल को करने का है, वो भी मैं आपको बताता हूं। वह है सीधे इस सवाल को प्रतिशत में लेके हम करें, परसेंटेज में सॉल्व करते इस सवाल को। कैसे? आप यहां इसको देखते तो आप कहते हैं यहां मिल्क 2/5 है। 2/5 का जो परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है, मैं इसको लिख सकता हूं यहां सीधे 40%। ये जो 5/12 है, इसका भी आपको लिखना पड़ेगा क्या? परसेंटेज इक्विवेलेंट। किसी को पता है 5/12 का परसेंटेज इक्विवेलेंट क्या होता है? 5/12 जो होता है ये बेसिकली 6/12 माइनस 1/12 होता है। ये जो वैल्यू आपकी होती है इसको हम बोलते हैं 50%। ये जो वैल्यू होती है ये होती है -8.33%। अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 41.66%। तो यहां आप कहोगे ये वैल्यू है 41.66% प्लस अगली वैल्यू है 30%। इसको मैं क्या करूंगा? 3 से डिवाइड करूंगा। 40 30 70 70 और 41 होता है 111.66% बटे 3।
अब देखो 111/3 आपका 37 होता है और दशमलव आपका आ गया 2%। तो आप परसेंटेज वैल्यू से भी इसका आंसर निकाल सकते हो। और अगर आप परसेंटेज वैल्यू से इसका आंसर निकालोगे बेटा तो आपको पता है क्या होगा, ज्यादा आसानी है। अब देखो लास्ट में जाके थोड़ा डिवाइड करना पड़ रहा है, उससे आप बच भी सकते हो, लेकिन फायदेमंद ये तभी है जब आपको 5/12 का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट पता हो, आपको निकालना ना पड़े। ओके, निकालना ना पड़े। अगर आप इसको परसेंटेज लिख के करोगे और ये निकालना पड़ गया आपको, फिर तो आपका टाइम पूरा उसी में चला गया। इससे बढ़िया तो रेशियो का तरीका था, किस तरह से आप इसको करके सॉल्व कर लें। तीसरा तरीका है कि वॉल्यूम्स को बराबर करके फिर सॉल्व करें। वो भी एक तरीका है कि 2 5 7 हो गया, 12 5 17 हो गया, 10 3 13 हो गया, फिर आप उनको बराबर करो, बट वो ज्यादा टाइम लेगा आपका। सिंपल एवरेज ही ज्यादा बेहतर तरीका है सवाल को करने का कंपैरेटिवली अगर देखो तो। फिर भी मैंने आपको यहाँ 2 अप्रोचेस बताई हैं, परसेंटेज की और दूसरी अप्रोच आपको बताई, और वो अप्रोच आपकी क्या थी, शेयरिंग। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि 3 वेसल्स हैं जिसमें 25 लीटर की कैपेसिटी है, मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, रेशियो मिल्क और वाटर का 3 1 2 3 4 3 है। अगर सारे वेसल्स को हम एक सिंगल लार्ज वेसल में एम्प्टी करेंगे तो बताना है कि वाटर और मिल्क का रेशियो क्या होगा। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि क्या निकालना है। अक्सर निकालना होता है वो उल्टा होता है, जैसे यहां वाटर टू मिल्क है और यहां क्या है, मिल्क एंड वाटर है। ये वैल्यू क्या है, मिल्क एंड वाटर है, ये वैल्यू वाटर टू मिल्क है। अब एक चीज का ध्यान से वर्णन है जो यहां पर समझना है कि हमें बाद में उल्टा करना है, तो ये बात आपके दिमाग में शुरू से ही चलनी चाहिए कि हाँ इसको मुझे उल्टा करना है। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां पर कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, जैसे वो 3:1 है, ये 2:3 है, ये 4:3 है। ओके, 2 में मिल्क ज्यादा है, ध्यान से देखना, और 1 में मिल्क कम है। 2 में मिल्क ज्यादा है, 1 में मिल्क कम है। अब यहां से आपके कॉमन सेंस की टेस्टिंग होगी, क्योंकि वॉल्यूम बराबर लिए गए हैं और 2 ज्यादा है 1 कम है, और जिसमें 1 में ज्यादा है उसमें देख रहे हो 3:1 है, मतलब इट्स क्वाइट ग्रेट क्वांटिटी। 3:1 है, 3 गुना है। यहां ये वैल्यू 1.33 गुना है, यहां ये वैल्यू कम है 0.66 गुना है। आपको पता है डोमिनेट कौन करेगा यहां पर, जिन दोनों में मिल्क ज्यादा है, क्योंकि पहली बात तो वो 2 जगह है, दूसरा जिसमें ज्यादा है उसमें 1 में 3 गुना ज्यादा है, और वॉल्यूम हम बराबर ले रहे हैं। तो जिनका कहते हैं ना डिसीजन मेकिंग में रोल सबका बराबर है और 2 डोमिनेट करेंगे फिर तो इससे होगा क्या कि हम सेंस लगा सकते हैं कि हमारी मिल्क की क्वांटिटी मिक्सचर में ज्यादा होगी। और अगर वाटर टू मिल्क लगाना है तो पहला पार्ट दूसरे पार्ट से छोटा होना चाहिए। पहला पार्ट दूसरे पार्ट से छोटा एक्चुअली में 3 ऑप्शंस में है, एक कट जाएगा, ये गलत है। वाटर मिल्क से ज्यादा नहीं होगा, वाटर मिल्क से ज्यादा नहीं होगा। बट अभी आप एग्जैक्टली आंसर लगाने की पोजीशन में भी नहीं है। यू आर नॉट इन द पोजीशन टू मार्क द आंसर डायरेक्टली, क्योंकि 3 ऑप्शन बचे, उसमें क्या लगाए, कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं कैलकुलेशन इसमें। यहां आपका 3:1 है, इसकी वैल्यू आ गई टोटल 4। यहां 2:3 है, इसकी वैल्यू आ गई 5। यहां 4:3 है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7। इन सबको बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, 4 5 7 का एलसीएम निकालो, और अगर आप 4 5 7 का एलसीएम निकालोगे तो 140 आएगा। इसको 140 अगर बनाना है आपको तो 35 से गुणा करना पड़ेगा। इसको अगर आपको 140 बनाना है तो इस वैल्यू को मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 28 से, और इसको मुझे 20 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मुझे वाटर निकाल लेते हैं, वाटर निकाल लेते हैं, या फिर आप यहां पर ये भी कर सकते हो कि टोटल 420 आ रहा है। अब ये भी चेक कर सकते हो आप कि कितने ऑप्शंस में टोटल 420 बन रहा है। ओके, यहां भी 420 है, यहां 420 नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट 1 आ जाएगी टोटल करने पे, और 9 1 10 है, 24 17 41 है, ये भी 420 है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है मुझे 420 की वैल्यू दे रहे हैं। अगेन इससे भी आंसर आपका नहीं आने वाला है। ठीक है, इससे भी आंसर नहीं आने वाला है। क्या करें, सॉल्व करना पड़ेगा। वाटर निकाल लो, 35 × 1 35, 28 × 3 84, 20 × 3 60। तो वाटर की जो क्वांटिटी निकल के आ रही है आपकी, ये आ रही है 189 या 179, 179 आ रही है। अब आप आंसर लगा सकते हो। टोटल 420 लाना है और वाटर मुझे 179 लाना है, जो कि एक ही ऑप्शन में पॉसिबल है, वो है डी।
ओके राइट। आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि अगर वाटर मेरा 179 है तो मेरा बाकी क्या होगा, मिल्क होगा, तो 420 में 179 आप माइनस कर लो, ठीक है। 241 आ गया, यहाँ 241 लिखता हूं, आंसर आ गया। अच्छा, आप कहोगे कि सर ये भी तो हो सकता है कि 420 का कोई फैक्टर हो, इस पॉइंट पे मैंने क्यों बात नहीं करी। देखो 420 का जब कोई फैक्टर होगा तो कम से कम 2 से डिवाइड होता है, तो वैल्यू टोटल आधी हो जाती, यानी टोटल जो पार्ट्स हैं उनका सम 210 आना चाहिए। ये नंबर्स आप दूर से देख लो, आपको पता है कि ये वैल्यू जो है 400 की रेंज में है, इनका टोटल 200 तो है ही नहीं है, तो आप ग्लांस करके देख लो, यहां एक पार्ट अकेले 286 है, फिर 100 से ज्यादा जुड़ रहा है, 219 से 100 से ज्यादा जुड़ रहा है, तो ये सारी जो वैल्यूज है उनका सम जो है वो 400 के अराउंड है, मतलब कटा पिटा नहीं है, टोटल 420 ही होना चाहिए, ठीक है। जब कोई सम 200 के आसपास होता तब बात होती कि हो सकता है कि कट के 210 आ गया हो। हाँ जी, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 3 ग्लास ऑफ वाटर हैं जिनकी कैपेसिटी है 2 लीटर, 5 लीटर, 9 लीटर, उसमें मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसमें मिल्क कंसंट्रेशन 90%, 80%, 70% है। जो कंटेंट है तीनों ग्लासेस के उसको हम एम्प्टी कर रहे हैं एक लार्ज वेसल में। आपको बताना है कि रेशियो जो मिल्क और वाटर का होगा रिजल्टेंट मिक्सचर में वो कितना होगा। क्वांटिटी रेशियो है 2, 5, 9। मिल्क कंसेंट्रेशन आपको दिए हैं और मिल्क और वाटर का रेशियो निकालना है। अगर मिक्सचर में मिल्क का परसेंटेज निकाल लें, ओके, मिक्सचर में अगर हम मिल्क का परसेंटेज निकाल लें तो हमारी क्या होगी, वैल्यू आ जाएगी। देखो ध्यान से, तो यहां पर आपका 2 लीटर है और ये वैल्यू आपकी है 90% है। यहां पर आपका 5 लीटर्स है, ये आपका 80% है, और ये वैल्यू हमारी 9 लीटर्स है, ये वैल्यू आपकी 70% देगी। ओके, हमें अगर निकालना है कि मिक्सचर में मिल्क का परसेंटेज कितना होगा, तो आप सिंपल सा वेटेड एवरेज लगा लो या एवरेज लगा लो। आप ये मान लो कि आपका एवरेज 70 का है, मान लो 70 का औसत मान लिया मैंने, ये 80 है तो 10 का पॉजिटिव डेविएशन है, और 5 लीटर है तो 5 से गुणा कर देते हैं। यहां पर ये वैल्यू 90 है तो 20 का डेविएशन है पॉजिटिव में, 2 से गुणा कर देते हैं। टोटल 9, 5, 14, 2 16 से डिवाइड कर लेते हैं, तो नेट परसेंटेज मिल जाएगा मुझे। तो ये हो गया 70 प्लस 50, 40, 90 बटा 16, इतना परसेंटेज हो गया। ध्यान रखिएगा आप, अभी आपका उत्तर नहीं आया है, लेकिन उत्तर अभी आ जाएगा। कैसे? 16 सत्ते 112 हुआ, 112 का मतलब 1120 में 90 जोड़ दो, 1120 में 90 जोड़ोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 1210। और देखो ये जो 16 है, जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये 1600 आ जाएगा। तो ये आपसे कह रहा है कि मिल्क का जो टोटल से अनुपात है वो 1210 रेशियो 16 है, 1210 रेशियो 16 है। अब इस वैल्यू को आप 5 से काट सकते हो, 5 से कट सकता है। आप कहोगे 5 क्या होता है, सीधा सीधा देखो ये वैल्यू किससे कट गई, 0 0 कैंसिल आउट हो गया। तो आपको साफ साफ रेशियो दिख रहा है 121 रेशियो 160 मिल्क का टोटल से। अगर मैं मिल्क का वाटर से रेशियो लिखूं तो ये 121 बनेगा, और नीचे 160 माइनस 121 बनेगा, जो कि 39 के बराबर है। तो अगर ये 39 के बराबर है तो मेरा आंसर डी आएगा, 121 रेशियो 39। दैट्स द करेक्ट आंसर, ये आपका सही उत्तर है, 121 रेशियो 39। तो इस तरह से आप वेटेड एवरेज यूज करके या फिर आप डेविएशन यूज करके मिल्क का परसेंटेज निकाल लो। मिल्क का परसेंटेज है, जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल्क का फ्रैक्शन मिल जाएगा, और हमें मिल्क का फ्रैक्शन मिल गया तो मेरा आंसर आ गया, मिल्क और वाटर का रेशियो भी कैलकुलेट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि जो पेट्रोल का कंसंट्रेशन है 3 अलग अलग मिक्सचर्स में, पेट्रोल और केरोसिन की बात हो रही है, मिक्सचर पेट्रोल और केरोसिन का है, वो रेशियो आपको दिया है 1:2, 3:5, 4:5। 2 लीटर, 3 लीटर और 1 लीटर को अगर हम लें इन मिक्सचर्स में से और इनको मिक्स कर दें तो पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो फाइनल मिक्सचर में क्या हो जाएगा। तो अगेन आसान सवाल है, बहुत परेशान होने वाला सवाल नहीं है। एक चीज देखिएगा ध्यान से यहां पर कि हमें पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो निकालना है। जितने भी मिक्सचर्स हैं उसमें पेट्रोल कम है केरोसिन से, तो फाइनल आंसर में भी पेट्रोल केरोसिन से कम ही होगा। पेट्रोल अगर केरोसिन से कम होगा तो यह आंसर सही नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर क्या दिया है 3:2, पॉसिबल ही नहीं है कि ये हो जाए। पेट्रोल केरोसिन से ज्यादा, अगर तीनों में कम है तो मिलाओगे तो भी कम ही रहेगा नेट। ओके, 3 रेशियो में एलिगेशन
एलिगेशन नहीं लगता है, एवरेज तो निकल जाता है ना। और दूसरी बात बेटा, जब क्वांटिटी रेशियो आपको दिया हुआ है तो एवरेज निकालना है ना आपको, इसमें कौन सा एलिगेशन की बात कर रहे हो आप? 3 क्वांटिटीज दी हैं आपको, तीनों की क्वांटिटी रेशियो दिया हुआ है तो लगाओ। 5 क्वांटिटी दी है, क्वांटिटी रेशियो अगर आपको पता है तो एवरेज तो फिक्स ही आएगा ना। फिर ये वो केस से कंफ्यूज मत होइए आप। तो ये मैंने काट दिया। अब इस सवाल का उत्तर देखो कैसे लगेगा। इस सवाल में जो उत्तर है वो 4/5 भी नहीं हो सकता है। क्यों? एवरेज हमेशा लोवेस्ट से हाईएस्ट के बीच में होता है कहीं। 1/2 जो आपका दिया हुआ है ये है बेसिकली कितना? 1/2 का मतलब है कि मेरा 33.33% केरोसिन है, पेट्रोल है, सॉरी। ये वैल्यू जो 3:5 है, 3/8 है एक्चुअल में, इसको हम बोलते हैं 37.5% केरोसिन। ये वैल्यू जो है ये 4/9 बनती है। 4/9 का मतलब 11 चौके 44.44% पेट्रोल। अब मैं क्या समझा रहा हूं, ये जो वैल्यू है औसत की वो आपकी इससे इसके बीच में होगी, ये भी नहीं हो सकती है। यहां जो 4/5 लिखा इसलिए मैंने काट दिया, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब आंसर 2/3 यानी 40%, 3/5 जो कि 3/8 बनेगा 37.5%, इनमें से कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी उस रेशियो को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। बट हमें 2 ऑप्शन तो हम ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। एक्सट्रीम मेरा आंसर होना ही नहीं है, ये लॉजिक समझना। नहीं भी एलिमिनेट कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं, हम एक्चुअली में तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। खैर लिख लेते हैं रेशियो को। ये हमारा 1:2 है, ये हमारा 3:5 है, ये हमारा 4:5 है। अब कई तरीके हैं देखो, या तो हम रेशियो का इस्तेमाल करके 2, 3 और 1 लीटर का रेशियो बनाएं, या हम वेटेड एवरेज यूज करें, सिंपल। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम पेट्रोल अपॉन टोटल पे मिक्सचर में वैल्यू निकालेंगे। तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, आप कहोगे 1/3 और इसकी 2 लीटर आपने ली है, 3/8 और इसकी 3 लीटर आपने ली है, और 4/9 और इसका आपने 1 लीटर लिया है, डिवाइडेड बाई 2, 3, 5 और एक 6 आप यहां लिखोगे, 6 आप यहां लिखो। अब इनका एलसीएम ले लो आप, 3, 8, 9 का कितना एलसीएम होगा, 72। तो वैल्यू नीचे आ जाएगी 72 × 6, राइट। 72 × 6 वैल्यू हो गई। और देखो 24 दूना 48 हो जाएगा आपका, प्लस ये 8 है, 9, 9 81 हो जाएगा, 9 8 72 है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 32। इनका सम टोटल करेंगे, सम टोटल करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ओके 161/72 × 6। एक बार कैलकुलेशन देख लेना यार, सब कुछ सही है या गड़बड़ है। हाँ जी, एक बार कैलकुलेशन देख लेना। पेट्रोल 1/3, 3/8 एंड 4/9 × 1, 231, 2/3, 72, नीचे गया 24 दूना 48, 9 9 81, ठीक है 161/72 × 6, ठीक है दिख रहा है, ओके। अब देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है यहां पर कि क्या अब कुछ कैंसिलेशन होगा आपका यहां से, क्या कुछ कैंसिलेशन होगा इसमें। 1/1 पेट्रोल, 2 टोटल नहीं होगा। 2 टोटल कहां लिखा है मैंने, सॉरी, हाँ सही कर रहे हो आप, मैंने सवाल ही गलत लिखा है। आपको कंसंट्रेशन दिया हुआ है डिफरेंट मिक्सचर्स, पेट्रोल का ही कंसंट्रेशन दे रखा है। तो मैंने यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक करी है और इस मिस्टेक से आप सीखोगे, मेरी मिस्टेक से आप सीखोगे, कितनी अच्छी बात है, ठीक है। ये देखिए मैंने क्या लिखा है यहां पर, और इस सवाल की लैंग्वेज जो है ना थोड़ी तमीज से ही पढ़नी पड़ेगी तभी आपको क्लैरिफाई भी होगा। यहां इसने जो पेट्रोल एंड केरोसिन लिखा है, तो अगर आप थोड़ा सा हल्के से सवाल पढ़ोगे जैसे मैंने पढ़ा, तो आपको ये महसूस होगा कि ये पेट्रोल है, ये केरोसिन है, ये पेट्रोल है, ये केरोसिन है, ये पेट्रोल है, ये केरोसिन है। बट ऐसा नहीं बोला है इस सवाल में, इस सवाल में ऐसा नहीं बोला है। सवाल कह रहा है कि ये कंसंट्रेशन ऑफ पेट्रोल है। पेट्रोल का कंसंट्रेशन कहने का मतलब है कि ये पेट्रोल आउट ऑफ टोटल है, ओके।
ये पेट्रोल आउट ऑफ टोटल ही दिया हुआ है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि भाई पेट्रोल अगर 40% कंसंट्रेशन का है तो 40% पेट्रोल है, बाकी केरोसिन है। तो यहां पर ये जो 1/2 दिया हुआ है, ये पेट्रोल अपॉन टोटल ही आपको दिया हुआ है, 1/2, 3/5 और 4/5। तो यहां पेट्रोल बोल रहा है कि 50% है, यहां पेट्रोल आपका 60% है और यहां पेट्रोल आपका 80% है। ये वैल्यू दी हुई है आपको। फिर तो सवाल बहुत आसान है, क्योंकि अब आपको 231 का रेशियो लगा देना है। इसमें क्या यूज करोगे? अब आप चाहो तो यहां परसेंटेज पता है, डेविएशन लगा लो। आप मान लो कि आपका जो औसत है वो 50 ही है। 50 अगर औसत होगा तो ये कोई डेविएशन नहीं देगा। ये 3 लोग जो है 10-10 का डेविएशन देंगे तो 30 बनेगा। ये जो एक आदमी है ये 30 का डेविएशन देगा तो यहां 30 बनेगा। और जो टोटल वैल्यू है 2, 3, 5, 1, 6 आ जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 60% आ गई। और 60% का मतलब क्या होता है? पेट्रोल आउट ऑफ टोटल जो है वो 3/5 है। और अगर ये 3/5 है तो ये वैल्यू आपकी 3/2 बनेगी। ओके, क्योंकि पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो अब पूछा गया आपसे। बी ऑप्शन अब करेक्ट है। तो मैंने जो सवाल शुरू में पढ़ा था वो गलत पढ़ा था। पेट्रोल का कंसंट्रेशन ही आपको दे दिया है सीधे। तो अगर पेट्रोल का कंसंट्रेशन आपको सीधा सीधा दे दिया है, फिर तो सवाल आपके लिए सरल है ना, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको। होप नोबडी इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी। ओके, अब मैं आपको एक बात बताऊंगा जिससे ये सवाल और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल में हम बी ऑप्शन सीधा भी लगा सकते हैं। आपने परसेंटेज देखा 50, 60, 80, क्योंकि ये स्टैंडर्ड परसेंटेज है। 1/2, 3/5, 4/5। जैसे ही आपने देखा कि मेरा कंसंट्रेशन पेट्रोल का 50% से कम कहीं नहीं है, अगर मेरे पेट्रोल का कंसंट्रेशन 50% से कम किसी मिक्सचर में नहीं है, तो मेरे आंसर में भी पेट्रोल का कंसंट्रेशन 50% से कम नहीं हो सकता है। ये जो 4:5 आपको दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है बताओ जरा? ये जो 4:5 आपको दिया है, कभी भी अगर पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो दिया जाएगा तो पेट्रोल और केरोसिन के रेशियो में अगर पेट्रोल केरोसिन से ज्यादा होगा तो ये ध्यान रखना, तभी मेरा जब पेट्रोल के पार्ट्स केरोसिन के पार्ट्स से ज्यादा होंगे तभी ये वैल्यू 50% से ज्यादा होगी। तो आप सवाल पढ़ने के बाद ये जजमेंट ले सकते हैं कि अगर मैं पेट्रोल रेशियो केरोसिन लिखूंगा तो पहला वाला पार्ट जो पेट्रोल वाला पार्ट है वो हमेशा केरोसिन वाले पार्ट से ज्यादा होगा, तभी पेट्रोल 50% से ज्यादा होगा। यानी मेरे आंसर में पेट्रोल के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो केरोसिन के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड में होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि इसमें ये पार्ट इससे बड़ा होना चाहिए। ये गलत, ये गलत, ये गलत, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। दैट्स द प्योर लॉजिक दैट यू शुड यूज एंड मार्क द आंसर। अलग अलग ऐड कर दिया, किसको ऐड करोगे? ओके, किससे अलग करोगे? किससे अलग करोगे? 3:2। आप फिर से सवाल पूछेगा, मैं समझ नहीं पाया आपका सवाल शांतनु जी। अगर उसमें अलग अलग ऐड कर दिया तो किस में अलग अलग ऐड करना है? किस चीज में? 30 कैसे आया? कहां 30 आया? ये देखो 10 का डिविजन, 50 को मैंने औसत माना। अगर मैं 50 को औसत मान रहा हूं तो 50 के रेस्पेक्ट में ये 60 10 का डिविजन देगा ना, +10 का, और +10 के 3 एलिमेंट्स हैं तो 30 हो गया। ये 30 हो गया। ये अकेला +30 का डिविजन देगा 50 के रेस्पेक्ट में। ये तो औसत का कॉन्सेप्ट है बेटा। ये 30 × 1 30 हो गया, 6 से डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया। ठीक, 1/2 1 पेट्रोल है, 2 टोटल नहीं होगा। अक्षय 2 टोटल ही है, 2 टोटल ही है ना, क्योंकि यहां बोला है पेट्रोल का कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है आउट ऑफ टोटल। जो सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन होता है, वो ऐसे ही डिफाइन किया जाता है कि टोटल में पेट्रोल कितना है, वही कंसंट्रेशन कहलाता है। पेट्रोल का केरोसिन से रेशियो कंसंट्रेशन नहीं है, पेट्रोल का टोटल से रेशियो कंसंट्रेशन है। इस शब्द में उन्होंने कंसंट्रेशन शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, रेशियो इक्वल, किसके इक्वल की बात कर रहे हो आप? क्या डायरेक्ट लगाया मैंने? समझिए मेरी बात को, डायरेक्ट मैं ऐसे लगा रहा हूं।
अगर आपके पास मैं ऐसे एक बात बोल रहा हूं, आपके जेब में 50 रुपए हैं, किसी परिवार में आपके दूसरे सदस्य के जेब में 60 रुपए हैं, किसी एक और सदस्य के जेब में 80 रुपए हैं। मैं बोलूं सबका औसत क्या है? आपको पता है आपका औसत 50 से ज्यादा होगा। मान लिया एक परिवार में 2 आदमियों के पास 50 रुपए हैं, 3 आदमियों के पास 60 रुपए हैं, एक आदमी के पास 80 रुपए है। बिना कैलकुलेट हुए क्या यह बात आप बोल सकते हो कि हां औसत 50 से ज्यादा है? औसत लोवेस्ट से हमेशा ज्यादा होता है, तो लोवेस्ट ही 50 है तो औसत 50 से ज्यादा होगा। मतलब पेट्रोल का कंसंट्रेशन तीनों मिक्सचर्स को मिलाने के बाद, ये जो तीनों मिक्सचर्स हैं ये मिलाने के बाद किसी भी रेशियो में मिला लो 50% से ज्यादा होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर मेरे पास 2 लोग हैं, पेट्रोल और केरोसिन, 2 चीजें हैं पेट्रोल और केरोसिन, जब ये 1:1 में होता है तब ये 50% होते हैं। अगर आप कह रहे हो कि पेट्रोल 50% से ज्यादा करना है तो मुझे इसका हिस्सा 1 से बड़ा करना पड़ेगा, या मैं अदर शब्द में बोलूं कि अगर ये x पार्ट होगा और ये y पार्ट होगा, जब मेरा x y से बड़ा होगा तभी पेट्रोल का परसेंटेज 50% से ज्यादा होगा, वरना नहीं हो सकता है। अगर आधा आधा बटा तो 50%। एवरेज क्यों लगा रहे हो प्रशांत जी? जब 3 चीजों को मिलाया जाता है तो जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है वो औसत से ही डिटरमाइन होती है, चाहे वो वेटेड एवरेज होगा या सिंपल एवरेज होगा। अगर आपकी क्वांटिटीज बराबर हैं तो वो सिंपल एवरेज होगा, अगर क्वांटिटीज बराबर नहीं है तो वो वेटेड एवरेज होगा। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप कैरेक्टरिस्टिक एज ए पेट्रोल परसेंटेज देख रहे हो और वो तीनों में 50% से ज्यादा है, तो जब इनको आप मिलाओगे तो पेट्रोल परसेंटेज 50% से ज्यादा ही रहेगा। मिक्सचर में 2 लोग हैं, पेट्रोल और केरोसिन। अगर पेट्रोल परसेंटेज 50% से ज्यादा है, मतलब अगर मैं पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो अगर लिखूंगा तो पेट्रोल का जो हिस्सा है वो केरोसिन के हिस्से से ज्यादा होना चाहिए, वरना वो 50% से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब पेट्रोल के पार्ट्स केरोसिन के पार्ट से ज्यादा होंगे। और ऑप्शंस जो आपको दिए हैं वो ऑप्शंस पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो दिया हुआ है, तो मुझे वो ऑप्शन पिक करना है जिसमें पहला पार्ट दूसरे पार्ट से ज्यादा हो। तो पेट्रोल इज मोर देन केरोसिन इन ओनली वन ऑप्शन, दैट इज बी, दैट इज करेक्ट। तो ये एक तरीका हुआ, बाकी मैंने आपको ये तरीका बता दिया जिसमें आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, 26वां सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। पेट्रोल और केरोसिन का 2 वेसल्स में रेशियो 3:7 और 1:4 है। उनकी जो कैपेसिटी यानी वॉल्यूम्स का रेशियो यानी क्वांटिटी का रेशियो 4:5 है। पेट्रोल और केरोसिन का फाइंड द रेशियो ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन इन न्यू मिक्सचर ऑब्टेन्ड व्हेन 1/4 ऑफ फर्स्ट एंड 1/5 ऑफ सेकेंड मिक्सचर आर मिक्स्ड। तो देखो पहले समझना है आपको, 4:5 मुझसे कह रहा है कि ये क्वांटिटी रेशियो है, मतलब ये अगर 4 वॉल्यूम ले रहा है तो ये 5 वॉल्यूम है। लेकिन मुझे जो मिक्स करना है वो इन दोनों को डायरेक्टली मिक्स नहीं करना है, मुझे जो मिक्सिंग करनी है वो क्वांटिटी रेशियो ऐसे निकाला गया है, इसका 1/4 ले लो, इसका 1/4 यानी 1 ले लो, इसका 1/5 ले लो यानी 1 ले लो। तो मुझे इनको मिक्स जो करना है वो बेसिकली इक्वल वॉल्यूम मिक्स करना है, 1:1 में मिक्स करना है। अगर 1:1 में मिक्स करना है तो ये 3 है, ये 7 है, इसका टोटल क्या होता है 10 होता है, ये 1 है और 4 है, इसका टोटल 5 होता है। मुझे इसको भी 10 बनाना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम बराबर रखने हैं। अभी तो ये 2:1 में है, मुझे 1:1 में लेना है, तो मुझे इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये भी 10 ये भी 10। अब अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो जरा आप बताओ वैल्यू क्या आई? ये 3 7 10 हुआ और ये 2 और 6 10 हो गया। अब आप खुद देखो कि ये पेट्रोल है और ये केरोसिन है, और मिक्सचर में जरा देखते हैं कितना वैल्यू आया। तो आप कहोगे, अगर मिक्सचर में आप जाके देखोगे तो ये वैल्यू आई 3 और 2 5, और टोटल मेरा 20 है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 15। आप देख सकते हो 4 दूनी 8 7 15, तो 1:3 आपका मिक्सचर है पेट्रोल और केरोसिन का अनुपात अगर पूछा गया है तो 1:3 कहां है? आपका सी ऑप्शन है। इस सवाल को करने का एक और तरीका मैं बताता हूं, वो तरीका यह है कि आप कहोगे अल्टीमेटली मुझे 1:1 में मिलाना है, यस, परसेंटेज लिखो आप। तो पेट्रोल जो मिक्सचर 1 में है ना वो 30% है। क्यों? क्योंकि 3/10 बनेगा, 3/3 + 7 10 बनेगा। पेट्रोल जो आपका मिक्सचर 2 में है वो आपका 1/5 यानी 20% बनेगा।
क्योंकि ये 1/5 बनेगा टोटल। अब इन दोनों को आपको 1:1 में मिलाना है। जब भी आप दो चीजों को 1:1 में मिलाते हो तो आपका सिंपल एवरेज निकालते हैं हम, इसको बोलते हैं सिंपल एवरेज। तो आप कहोगे ये वैल्यू 30 + 20/2 हो जाएगी, यानी ये वैल्यू 25 हो जाएगी, 25%। तो आप ये कह रहे हो कि जो आपका मिक्सचर है उसमें पेट्रोल 25% है। तो मैं लिख रहा हूं यहां कि पेट्रोल मेरा मिक्सचर में अगर 25% है तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये 1/4 है? यस। क्या ये पेट्रोल को डिनोट कर रहा है और ये टोटल को डिनोट कर रहा है? यस। तो अगर मुझे पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो लिखना हो मिक्सचर में, तो 1 यूनिट अगर पेट्रोल है, 4 यूनिट टोटल है, तो 4 - 1 3 यूनिट आपका केरोसिन होगा, तो 1:3 आपका आंसर हो जाएगा सी। अगर आप परसेंटेज का अप्रोच इस सवाल में यूज करें तो इस सवाल को आप ओरली कर पाएंगे, इतना कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। आप कहोगे 30%, 20%, सिंपल एवरेज एग्जैक्टली बीच में होता है, 25 हो गया, 25% का मतलब 1/4 हो गया, तो 4 टोटल है, 1 पेट्रोल है, तो 3 केरोसिन है, 1:3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 26 आपका हो गया इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से देखें जरा। कह रहा है जो मिल्क और वाटर का रेशियो है 3 वेसल्स में, वो दिया हुआ है 4:7, 3:4, 6:5। 22 लीटर पहले वेसल का, 22 लीटर तीसरे वेसल का, इनको हमने मिक्स किया है x लीटर्स दूसरे वेसल का, यानी दूसरे वेसल से हमने कितना क्वांटिटी ली है दी नहीं है, उसको x बोला गया। और कह रहा है इस तरीके से हमने मिक्स किया है कि फाइनल जो मिक्सचर हमारा बनेगा वो 13:16 का अनुपात देगा। आपको बताना है कि जो x की वैल्यू है वो हमारी क्या होने वाली है। यह सवाल बहुत शानदार है और आपकी जो रेशियो की अंडरस्टैंडिंग है अगर वो आपके साथ है तो इस सवाल का आंसर मैं चुटकियों में लगाना आपको सिखा सकता हूं कि ये सवाल पढ़ो और इस सवाल का आप उत्तर लगा दो कि इसका आंसर है 14 लीटर। आप कहोगे ये कैसे आपने किया? मैं दिखाता हूं आपको। देखो ये 4:7 है, यहां पर आपने लिया 22 लीटर इसका, यहां आपका 3:4 है, कितना लिया नहीं पता, x है। आपने यहां 6:5 लिया और ये वैल्यू आपने इसका भी 22 लीटर लिया है। क्लियर? ये क्लियर है सभी को? यस। अब एक बात जरा सुनिएगा और समझिएगा, अल्टीमेटली ये वैल्यू 13:16 आ रही है कि नहीं आ रही है? यस, अल्टीमेटली ये वैल्यू 13:16 आ रही है। जरा एक चीज देखो यहां पर, अगर मैं इसका टोटल करूं 4 3 7 6 13 बन रहा है, जरा इसका टोटल करो, 7 4 11 5 16 बन रहा है। यस, यानी ऐसा महसूस हो रहा है कि सीधे पार्ट्स को अगर हम जोड़ दें तो मेरा आंसर आ गया। लेकिन सीधे पार्ट्स को हम कब जोड़ सकते हैं? जब इनके मल्टीप्लायर सेम हो। इस बात को भी वेरीफाई कर लेते हैं। आप यहां कहोगे 4 7 11 है, ये 22 है, 11 यूनिट अगर यहां 22 है तो क्या 11 यूनिट यहां भी 22 है? यस। तो इन दोनों के तो मल्टीप्लायर 100% सेम है। ओके, इन दोनों के जो मल्टीप्लायर्स है वो 100% सेम है। यस। तो अगर इस रेशियो का मल्टीप्लायर भी 2 हो जाए, ये 11 यूनिट 22 है, यहां अगर 7 यूनिट 14 लीटर हो जाए तो इसका मल्टीप्लायर भी 2 हो गया, तीनों के मल्टीप्लायर सेम हो गए ना, आंसर आ ही रहा है। तो आंसर क्या होगा? x की वैल्यू 14 लीटर होगी। तो अगर आपको मल्टीप्लायर्स की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो ये थॉट प्रोसेस आपका काम कर सकता है। आप कहोगे क्या ये हर सवाल में होगा? नहीं, जहां पर जोड़ने से बात बन गई वहां हो गए। तो इस पे नजर रखो। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तीनों रेशियो के मल्टीप्लायर्स यहां सेम है, तो जुड़ने से मिक्सचर की वैल्यू आ गई। हमें कोई तिकड़म करना ही नहीं है। ये मिक्सचर, ये मिक्सचर, ये मिक्सचर, तीनों के मल्टीप्लायर्स अगर सेम है तो ये सीधे पार्ट्स जुड़ जाते हैं। ये मैं आपको पहले रेशियो में पढ़ा चुका हूं कि अगर मल्टीप्लायर सेम है तो रेशियो को नंबर्स की तरह जोड़ सकते हो। इसका मल्टीप्लायर भी 2, इसका मल्टीप्लायर भी 2, अगर इसका मल्टीप्लायर भी 2 हो और जोड़ने से मुझे आंसर मिल रहा है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लायर 2 है, तो x की वैल्यू 14 लीटर हो गई। अगर आपको यह बात समझ में नहीं आती है तो यह सवाल आपको लगाना पड़ेगा। लगा लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करोगे आप फिर इस सवाल को? तो इस सवाल को अगर उस तरीके से करना है तो देखिए आपको कैसे करना पड़ेगा कि आपको अल्टीमेट रेशियो 13:16 दिया गया है। ठीक है, तो हम करने क्या वाले हैं, इसको ऐसे करने वाले हैं कि दो जो
चीजें हमें दी हुई हैं यहां पर ना, 4:7 दिया हुआ है यहां पर मुझे 6:5 दिया, मैं इनकी वैल्यूज को निकाल सकता हूं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं कहूंगा ये जो वैल्यू मुझे नहीं पता है इसको हम बोल सकते हैं ना कि ये वैल्यू है 3K, और इसको मैं बोल सकता हूं कि ये वैल्यू है मेरी 4K। ऐसे लिख सकता हूं 3K 4K। जो पता है ये 11 यूनिट 22 के बराबर है, तो ये 4 यूनिट 8 के बराबर होगा, ये 7 यूनिट मेरा 14 के बराबर होगा। यहां भी आपका जो 6:5 है 22 के बराबर है, तो 11 यूनिट 22 के बराबर है, तो 6 यूनिट आपका 12 के बराबर होगा और 5 यूनिट आपका 10 के बराबर होगा। अब आप क्या बोलोगे कि अगर मैं इसका टोटल करूं तो 12 8 20 3 20 बना, तो ये बनेगा 20 + 3K बटे 14 10 24 + 4K। ये जो वैल्यू मेरी बनने वाली है इसका रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 13/16 है, सवाल में दिया हुआ है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, अब इसको सॉल्व कर लो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप कहोगे ये बनेगा 16 दूना 32 320, और ये बनेगा 48, ये बनेगा 13 चौके 52, तो ये बनेगा आपका 4K और 320 और 13 × 24 करेंगे, 13 × 24 करेंगे जो 26 और 52, 26 और 52 312 होता है, और इसका अंतर आपका 8 आ जाएगा। K की वैल्यू आपकी सॉल्व होके 2 आ जाएगी, और K अगर सॉल्व होके 2 आ गया तो टोटल जो X है वो 7K के बराबर है, 3K + 4K। ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 14 लीटर। तो आप ट्रेडिशनली सॉल्व करोगे तो भी आपका उत्तर आ जाएगा, पर उसको करने की आवश्यकता है नहीं। हाँ जी, इस तरह से आप इस प्रश्न को करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसको करने का एक और तरीका है, और वो तरीका ये है कि आप कहोगे कि मेरा एक रेशियो है 3:4, उसमें अगर मैं यहां 20 जोड़ रहा हूं, उसमें मैं यहां अगर 20 जोड़ रहा हूं और यहां मैं कितना जोड़ रहा हूं? 24 जोड़ रहा हूं, तो ये वैल्यू किस चीज में कन्वर्ट हो जा रही है? 13:16 में कन्वर्ट हो जा रही है। क्रॉस लगा लो, 16 3 48 - 52 क्या हो गया? 4 यूनिट। ये 4 यूनिट किसके बराबर है? 320 और 312, ये 8 के बराबर है। 1 यूनिट तुम्हारी 2 के बराबर है, 1 यूनिट अगर 2 के बराबर है तो यहां टोटल 7 यूनिट बना, 7 यूनिट आपका 7 दूनी 14 के बराबर है। ये वैल्यू आ गई आपकी 14 लीटर्स। क्या सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई तकलीफ नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। ओके, ऑल क्लियर? यस। 28वां सवाल देखिए। करें। 3 वेसल्स हैं जिनकी कैपेसिटीज आपको 3:2:1 में दी हुई है। इनको कंप्लीटली भरते हैं मिल्क मिक्स्ड विद वाटर। 3 वेसल्स है ना, इसमें मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन की बात हो रहा है, डाला जा रहा है। तीनों के अलग अलग कैपेसिटी दी है, 5 2 4 1 4 1। पहले का हम 1/3 लेंगे, दूसरे का हाफ लेंगे, तीसरे का 2/7 लेंगे। इससे एक नया मिक्सचर बनेगा। हमें बताना है कि उसमें मिल्क का परसेंटेज क्या होने वाला है। ठीक है, उसमें मिल्क का परसेंटेज क्या होने वाला है। तो देखो कैसे करना है इस सवाल को, मैं लिख रहा हूं यहां से 5:2 4:1 4:1 3:2:1। अब देखो यार, थोड़ी सी समझदारी दिखाना पड़ेगा बेटा। हमें कैसे पता चले क्या लगाना है? जैसे आप लगा रहे हो, मैंने क्या नया लगाया, कुछ बताओ, कहां दिक्कत है एग्जैक्टली क्या लगाना है, क्या मतलब है? देखो बेटा, ऐसी बात, ये पूरा बुक प्रोसेस है, राइट? दिस इज व्हाट द बुक प्रोसेस इज। 3K 4K मानो, जोड़ो, आंसर निकालो। देन देयर इज ए अपग्रेड। अपग्रेड होता है कि जो आपकी लर्निंग है वो इंटीग्रेटेड अगर है, आप इफेक्टिवली क्या कर रहे हो, आप इफेक्टिवली इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि मेरे पास 3:4 है, ये इनिशियल रेशियो है, इसमें मैंने 20 जोड़ा है, इसमें मैंने 24 जोड़ा है, तो ये फाइनल रेशियो हो गया। ये स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया गया है कि एक रेशियो है, एक दूसरा रेशियो बन रहा है, ये जोड़ने से, ये घटाने से, तो हम उसमें क्रॉस मेथड लगा के आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका, ये जो तीसरा तरीका है, ये डेफिनेटली एक सुप्रीम थिंकिंग है, ये आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगी।
जब आप सवालों में देखते रहोगे लूप होल्स को तो ये अपने आप आएगी। मेरे दिमाग में सब अपने आप आता है, सवाल देखता हूं, नंबर्स देख के मुझे लगता है कि अच्छा मल्टीप्लाई। देखो यहां जब 22 दिया हुआ था, यहां सबसे पहले मेरा दिमाग खटका और मुझे ये पार्ट्स भी टोटल दिखे 7 4 11 6 5 11, मतलब 2 के मल्टीप्लायर सेम है, जोड़ने से वैल्यू भी बराबर आ रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको भी इंट्यूशन के साथ आएंगी, आप प्रैक्टिस करते रहो, इन सब चीजों को अप्लाई करके देखते रहो। ऑलराइट, वरना ये आपका बिल्कुल बेसिक मेथड तो आपके सामने है ही है। ओके, चलो इधर आ जाते हैं। अब इस सवाल में मैं कुछ चाहता हूं कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, क्योंकि दिमाग जो इस्तेमाल नहीं करते हैं वो समय बर्बाद करते हैं। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये मिक्सचर और ये मिक्सचर इनका टाइप सेम है कि नहीं है? बताओ जरा, क्या ये दोनों मिक्सचर्स के टाइप सेम है? क्या ये भी डबल टोन दूध है, ये भी डबल टोन दूध है? भैया दो मिक्सचर का जब कंसंट्रेशन ही सेम है, जब दो मिक्सचर्स का मिल्क और वाटर का रेशियो सेम है, तो ये दो मिक्सचर तुमने अलग अलग डब्बों में रख रखा है तो एक ही। ये अलग है 5:2 है, क्या ये दोनों सेम है? बोलो हां। इन तीनों को आपस में मिलाना है मुझे, तो मैं कहूंगा पहले इन्हीं दोनों को मिला लेते हैं। जब इनका कंसंट्रेशन सेम है तो इन दोनों को मिलाएंगे तो 2 1 3 यूनिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये तो 3 यूनिट ऑलरेडी है 5:2 के साथ, और ये वैल्यू भी 3 यूनिट हो गई और 4:1 हो गया। क्या इसमें कोई शंका है? दो सेम मिक्सचर्स को मिलाओगे तो क्या उसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा? नहीं, वही रहेगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस। लेकिन कहानी थोड़ी सी अलग है। इसको आप पहले कंबाइन मत करो, क्योंकि इनकी कुछ अलग अलग वैल्यूज को बाहर निकाला जा रहा है। ये कह रहा है इसका 1/2, इसका 1/7। ओके, तो पहले वो काम कर लेते हैं, बाद में इनको मिला लेंगे, कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, इस वैल्यू का मुझे कितना लेना है? 1/3, तो इसको लिखूंगा मैं 1। इसका मुझे लेना है 1/2, इसका लिखूंगा 1। इस वैल्यू का मुझे क्या लेना है? 2/7, तो इसको मैं लिखूंगा 2/7। अल्टीमेट रेशियो बनेगा आपका 7:7:2, ये बन रहा है एक्चुअली। और ये वैल्यू आपकी 5:2 है, ये वैल्यू आपकी 4:1 है, 4:1 है। तो अब इसको आप ऐसा कर सकते हो कि आप इसको ऐसे लिखो 7:9। इन दोनों की क्वांटिटीज को इकट्ठा मिक्स कर लेते हैं। ये 4:1 4:1 को मिलाओगे तो 4:1 रहेगा ही रहेगा। तो आपका अल्टीमेट कैलकुलेशन ये है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लो, दिस इज द फाइनल रेशियो। अब मुझे करना क्या है? रेशियो मेथड भी लगा सकते हो आप, परसेंटेज मेथड भी लगा सकते हो, जो पसंद आए लगा लो। जैसे रेशियो मेथड लगाते हैं, आप करो इसका टोटल 7 है, इसका टोटल 9 है। हाँ जी, मुझे क्या करना है? मुझे परसेंटेज निकालना है। किसका? मिल्क का परसेंटेज निकालना है। तो मिल्क का परसेंटेज निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि मुझे 7:9 में मिलाना है। तो मैं कहूंगा 5:2 का टोटल 7 है, मैं कहूंगा 4:1 का टोटल क्या है? 5 है। अब मैं 7:9 इसको बनाऊं, इसी को बना दो। तो आप कहोगे कि एक काम करो, पहले तो इनको बराबर करो। अगर मैं इनको बराबर करूंगा तो मैं 35 के बराबर करूंगा, फिर मैं 7:9 बनाऊंगा, थोड़ा बड़ा सा हो रहा है। तो ये सब काम मत करो, बेहतर है कि हम सीधा वेटेड एवरेज लगा लें। यहां ये बनेगा 7 × 5/7 प्लस 9 × 4/5 डिवाइडेड बाई 16। ये वैल्यू आएगी आपकी, दैट इज व्हाट द वैल्यू विल बी। ये वैल्यू, यहां से ये वैल्यू आपकी कटेगी, ये 25 और 36 बनेगा, जो कि होता है 61/80। ये आपका वैल्यू हो गया। और 61/80 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये है मेरा, 100 से गुणा कर लो सीधा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे 610/8 बनेगा, और इसको कर लेते हैं डिवाइड सीधे। तो आपकी वैल्यू हो गई 8 7 56, 5 61 50/8, और 50/8 की वैल्यू होती है 6.25%। 50/8 इज 100/16। 100/16 इज व्हाट? 6.25%। आपका आंसर हो गया डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 1/2/7 कैसे है? सवाल देखिए, कह रहा है ये वॉल्यूम रेशियो है पहले, इसका मुझे 1/3 लेना है। पहले मिक्सचर का 1/3 लिखा हुआ है, 1/3 मुझे पहले का लेना है, 1/2 मुझे दूसरे का लेना है, तो 1/2 × 2। और ये कह रहा है कि मुझे 2/7 जो है
वो तीसरे का लेना है, तो 1 इंटू 2/7 आपकी ये ओवरऑल वैल्यू हो गई 76.25%। आप ऐसे भी सोच सकते हो जैसा एक अक्षय सरकार जी ने लिखा है कि आप सोचो 60/80 प्लस 1/80, तो 61/80 को हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि हम सोचें कि ये 60/80 है फ्रैक्शन में, और ये हमारा क्या है, ये हमारा 1/80 है। 60/80 अगर आप 20 से डिवाइड करोगे ना तो आपको सीधे क्या दिखेगा कि ये वैल्यू 3/4 है। 3/4 75% होता है, 75% होता है, तो इसको आप लिखें 75%। और 1/80 जो होता है ना, 1/8 12.5% होता है। 1/80 1.25% होता है, तो 1.25% यहां जोड़ सकते हैं आप, तो ये वैल्यू 76.25% हो जाएगी। तो जिन लोगों का परसेंटेज अच्छा है, परसेंटेज में बहुत अच्छी कमांड है, वो इस कैलकुलेशन को ऐसे कर लें, वरना आप बाकायदा डिवाइड भी कर सकते हो, टाइम ज्यादा नहीं जाएगा, हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? आगे बढ़ जाऊं मैं, चलो 29वां सवाल देखते हैं। 2 बॉटल्स हैं जिसमें वाइन, वाटर और एल्कोहल है। वाइन, वाटर, एल्कोहल। पहले बॉटल में वाइन, वाटर और एल्कोहल का अनुपात 3:5:2 का है, पहला बॉटल है एक। ये सेकंड जो बॉटल है उसमें वाटर और वाइन का अनुपात आपको दिया हुआ है 5:4। 1 लीटर पहले का, 2 लीटर दूसरे का मिक्स किया गया है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर इज एल्कोहल? जो मिक्सचर है उसका कितना फ्रैक्शन एल्कोहल है? अब एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना, ये जो 5:4 दूसरा मिक्सचर दिया गया है उसमें सिर्फ वाटर और वाइन है, यानी वहां एल्कोहल है ही नहीं है। है क्या वहां एल्कोहल? नहीं है। तो एल्कोहल दूसरे में नहीं है, तो मैं पहले लिख रहा हूं कि यह है मेरा वाइन, यह है मेरा वाटर और यह है मेरा एल्कोहल। 3:5:2, वाइन, वाटर, एल्कोहल, पहला मिक्सचर, मिक्सचर ए बोल देते हैं इसको। मिक्सचर बी देखिए, उसमें अल्कोहल नहीं है, सिर्फ 5 और 4 है। मैं पहले का 1 लीटर ले रहा हूं, दूसरे का मैं 2 लीटर ले रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है वॉल्यूम रेशियो मुझे 1:2 लेना है। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि मैं वॉल्यूम कितना ले रहा हूं, तो ये 1:2 लेना है। इसका 1 लीटर तो इसका 2 लीटर। अब देखो ध्यान से, 5 3 8 2 10 हुआ, यहां क्या हुआ 5 4 9 हो गया। मुझे इन वैल्यूज को क्या करना है? मुझे इन वैल्यूज को 1:2 में रिप्रेजेंट करना है। मैं कहूंगा पहले इन दोनों को बराबर करते हैं, तो यहां मैं 9 से मल्टीप्लाई कर लूं, यहां मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लूं, फिर मैं इसको 2 से और कर लूं, तो मतलब इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, इसको 20 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है। अब एक बात आप मेरे को बताओ, एल्कोहल कुल कितना होगा? यहां पर 18 यूनिट होगा बस। 9 दूनी 18, 9 से मल्टीप्लाई किया तो एल्कोहल 18 होगा। यहां तो एल्कोहल आना नहीं है। टोटल कितना हो गया दोनों को मिलाने से? ये 90 और ये 180, ये वैल्यू आपकी होगी 270। ये वैल्यू आपकी 1/15 के बराबर है। 1/15 आपको यहां ए दिया। ये जो लिखा हुआ है एल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन लीटर में नहीं होता है। तो आंसर आपका क्या हो गया? आंसर आपका हो गया सिंपली, ओके। बट इस सवाल को अगर आप इतना लगाए हो तो मतलब आप नशे में हो, धुत हो, लॉजिक लगा ही नहीं रहो। इस सवाल को करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं आपको, इसका टोटल वॉल्यूम क्या है? 10 है। आप सिंपली लिखो यहां 2, एल्कोहल 2 यूनिट है, इसका वॉल्यूम 10 है। आप कह रहे हो कि वॉल्यूम को अब मुझे 2 यूनिट और जोड़ना है किसी और मिक्सचर का, बट वहां एल्कोहल आएगा ही नहीं, तो एल्कोहल इतना ही रहेगा ना। यहां वैल्यू कितनी है? 10, 30 हो गया टोटल, 1/15। सवाल एल्कोहल का है, होश में लगाओ, आंसर सीधा आएगा, कुछ करना ही नहीं है आपको, डायरेक्ट आंसर लगाओ 1/15। एल्कोहल सिर्फ यहां है, तो यहां एल्कोहल की मात्रा 2 यूनिट है 10 में से।
अब आप करो दूसरा मिक्सचर जो मुझे लाना है उसका वॉल्यूम डबल है। अगर उसका वॉल्यूम डबल है तो टोटल मिक्सचर मेरा अब 30 हो जाएगा, लेकिन वहां से अल्कोहल नहीं आ रहा है। अगर वहां से अल्कोहल नहीं आ रहा तो अल्कोहल अभी भी 2 रहेगा। तो मिक्सचर में जो फ्रैक्शन होगा अल्कोहल का वो कितना होगा? 2/30। 2/30 का मतलब 1/15 आंसर आ गया। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। लॉजिक बेटा, लॉजिक। समझे कि नहीं मेरी बात को? यस, से यस, कहो यस। समझ में आ गया? बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ समझ में आ गया, कहो तो आगे बढ़ेंगे। समझना इस बात को फिर से। शुरुआत के मिक्सचर में अल्कोहल 2 यूनिट है आउट ऑफ 10। अब आप एक और मिक्सचर ला रहे हो जिसका वॉल्यूम इस पूरे मिक्सचर का डबल है बट अल्कोहल नहीं आ रहा है, तो टोटल वॉल्यूम 3 गुना हो गया। पहले 2/10 था, अब 2/30 हो गया अल्कोहल फ्रैक्शन। सवाल खत्म। तो हमेशा सवालों को फील के साथ पढ़ें। फील बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फील के साथ पढ़ते हो तो आप वो चीजें कर जाओगे जो बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाकी लोग बहुत ज्यादा मैथमेटिकल रहते हैं, हमेशा ये सब करने में विश्वास रखते हैं। फीलिंग उनकी मिस हो जाती है, सवाल को फील नहीं कर पाते। बट अगर आप सवालों को फील करोगे तो आप ऐसे सवालों को भी करोगे। ठीक है, इसको कहते हैं प्योर अंडरस्टैंडिंग, कि सवाल को आपने सही से तमीज से समझा, बिल्कुल जैसा था वैसा समझ लिया, तो फिर सवाल के कई सारे सवालों के सॉल्यूशन बिल्कुल लॉजिकल हो जाते हैं। सही। एक वेसल में एक सॉल्यूशन है 2 लिक्विड ए और बी का जो 5:3 में है। जब 10 लीटर सॉल्यूशन का आप निकालते हो और सेम क्वांटिटी बी से रिप्लेस करते हो तो ए और बी का रेशियो आपका 10:11 हो जाएगा। तो बताना है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन वेसल में कितनी थी। इस सवाल को हम कल करेंगे। ठीक है, आगे का डिस्कशन हम कल ही करेंगे, क्योंकि मुझे आपको इक्वल रिप्लेसमेंट समझाना पड़ेगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मिक्सचर का। तो कॉन्सेप्ट भी कल ही पढ़ेंगे और ये सवाल भी तभी करेंगे। तो आज आपकी क्लास में अभी छोड़ रहा हूं। क्लास 6:30 बजे शुरू हो पाई थी, बट 1 घंटा ही आज पढ़ पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो क्योंकि मेरा कुछ और आगे शेड्यूल है, तो हम कल मिलेंगे। कल मैं पहले आपको इक्वल रिप्लेसमेंट पढ़ाऊंगा और मैं आगे के सवाल आपको डिस्कस करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। एक लड़का उसका सवाल का रिप्लाई देता हूं, मंजीत का, कुछ कह रहा है कि इसके 66 अटेम्प्ट भी हो पाए, बताओ क्या करें। यार 66 अटेम्प्ट हो पाए, अब उसमें कितने करेक्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 66 में से एक्यूरेसी अच्छी है तो तुम प्री क्वालिफाई कर रहे हो, फिर तो आप मेंस की तैयारी करो। ठीक है, तो मुझे 66 अटेम्प्ट इतना प्रॉब्लमेटिक अटेम्प्ट नहीं लग रहा है। सवाल ये है कि उसमें कितना गलत हो गया, आपका नंबर कितना आ रहा है। पहली बात, अगर नंबर 66 आ रहा है फिर तो बात गलत है। बात गलत मतलब नहीं है, मतलब आपको ये देखना है कि मैं ये हूं, मेरे भाई 66 नंबर है, तो मुझे बहुत तैयारी की जरूरत है। तो ये देखो आप कि आप क्या है, आपके नंबर 66 हैं या 66 करेक्ट गए हैं, ये पहले समझना पड़ेगा। और आगे अपना देखो कि आपको आगे क्या करना चाहिए। कंपटीशन में मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा, रॉ मार्क्स ही आपके 66 हैं तो आपको काफी तैयारी की नीड है, काफी तैयारी की नीड है। आपके बेसिक्स भी मुझे लगता है कि इंप्रूवमेंट की नीड है। बहुत कुछ अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी और आप रश मत करिए, जल्दबाजी ना करें। देखिए मैं बता रहा हूं, कंपटीशन इज लाइक ए मैराथन। ठीक है, अब आप कंपटीशन को 2 तरीके से देख सकते हैं। एक ये देख सकते हैं कि यार मेरा नंबर 66 है और मैं कितने लोगों से पीछे हूं, और घबरा सकते हैं। दूसरा आप ये देख सकते हैं कि मेरा नंबर 66 है, मुझे यहां तक जाना है और मुझे उसके लिए खुद से ही कंपीट करना पड़ेगा। दूसरों को देख के घबराए नहीं, और अपनी तैयारी में थोड़ा गहराई लेकर आए। अभी आपके कॉन्सेप्ट्स लेट से अगर वीक हैं तो आप कॉन्सेप्ट्स पे काम करें। आप हड़बड़ी ना करो कि आपको 2 महीने में आपका सिलेक्शन होने वाला है, नहीं होने वाला है। क्योंकि 66 नंबर अगर आए हैं, मान लिया आपने अपना पुरजोर दम लगाया, उसके बाद भी मार्क्स में कितने आ रहे थे ये भी देखना पड़ेगा। आपको मेहनत की जरूरत है और आप मेहनत करिए। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिए कि मुझे बहुत इंप्रूव करना है और घबराना नहीं है। हर चीज का एक प्रोसेस होता है। अगर 66 है तो वो बढ़ के भाई 100 क्यों नहीं हो सकते हैं, 100 तुम्हारा 120 क्यों नहीं हो सकता, 120 तुम्हारा 140 क्यों नहीं हो सकता। सब कुछ संभव है अगर हम अपने आप को सही से पहचान पाए कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें क्या करना है, कितना करना है, तो जरूर हो जाएगी।
कभी कभी बेचैनी महसूस होती है नाइट में। देखिए रात का अंधेरा बहुत लोगों को बेचैन कर देता है, ठीक है। और ये फैक्ट भी है, मैं आपको बताऊं, एक स्टडी बेस्ड चीज पे होती है कि सर्दियों में जब धूप नहीं निकलती है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो माइल्ड डिप्रेशन में चले जाते हैं। समझ रहे हो आप? तो जो इवन दिन का उजाला है उससे बहुत पावर है। वो लोग बिल्कुल ठीक रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो डिप्रेस्ड आदमी है, वो लोग बिल्कुल ठीक ठाक लोग हैं, उनको कोई डिप्रेशन की बीमारी नहीं है। बट जैसे ही सूरज नहीं निकलता है वो माइल्ड डिप्रेस्ड हो जाते हैं और वो अच्छा महसूस नहीं करते हैं, वो उनको थोड़ा एंजाइटी होने लगती है। और जैसे बारिश होती है, 4 दिन 5 दिन धूप नहीं निकलता है तो उन्हें दिक्कत होने लगती है। तो जब लोगों को मौसम सुहाना लगता है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो माइल्ड डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो सूरज की रोशनी तो इंपॉर्टेंट है, दिन का उजाला बहुत कुछ साफ रखता है, और रात का अंधेरा जो होता है ना, वो आदमी को ना अंदर लेके जाता है, तो गहराई में डर उत्पन्न होना जायज है, हो जाता है। बट थोड़ी बहुत बेचैनी कॉमन है, कभी कभी होती है ना विकी, बहुत नॉर्मल है, सबको होती है। पढ़ोगे तो यार लगेगा शायद हमारा होगा नहीं, तो ये सब सेल्फ डाउट्स जो होते हैं ना, ये सेल्फ डाउट्स चलते ही रहते हैं, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रिपरेशन है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक इससे कोई ऐसा मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है या आपके अंदर कोई तकलीफ ऐसे कुछ नहीं है, सब ठीक है। ओके, टू बी ऑनेस्ट, मॉक्स नहीं लगाए तो बहुत बड़ी कमजोरी है। मॉक्स नहीं लगाया आपने, मॉक्स करिए। अभिषेक करें, वन ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो फील्स द सेम। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, पता है आपको, जो विंटर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और होता है ऐसा। क्या रिवीजन के लिए आपका शीट एनफ है? मोस्टली यस, शीट्स रिवाइज करिए, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। बाकी जो आप अपना नोट्स बनाते हैं उसको भी रिवाइज करते रहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट वगैरह। टुडे माई मोटिवेशन इज लो। आई डोंट केयर इफ योर मोटिवेशन इज लो टुडे, व्हाट हैपेंस इन एवरेज ऑफ 7 days। आपको पता है, मैं एक अभी चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं तो एक गहराई थोड़ी समझ में आई है मुझे, कि चीजें उतनी अच्छी नहीं होती हैं जितना हम कभी कभी सोचते हैं, चीजें उतनी खराब भी नहीं होती हैं जितना हम कभी कभी सोचते हैं। उनका कहीं ना कहीं वेटेड एवरेज होती है, कहीं बीच में होती है एक्चुअल चीजें। तो लेट्स से आप एक दिन डिप्रेस्ड हैं, मोटिवेशन नहीं है, ठीक है, 7 दिन का पीरियड आप देखो कि व्हाट हैपेंस इन 7 days। लुक एट योर मोटिवेशन लेवल इन ए पीरियड ऑफ 7 days इज एवरेज। दैट ऑलवेज टेल्स द रियल स्टेटस, not one day. It's okay to be down one day, but if you are up 7 days, it's very good. What's the problem? We are humans, we have every kind of emotions. हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम ऊपर भी जाते हैं, हम नीचे भी जाते हैं, बट सवाल ये कि कितने दिन ऊपर रहते हैं, कितने दिन नीचे रहते हैं। कोई अगर आदमी लगातार डीमोटिवेटेड है ओवर ए पीरियड ऑफ 7 days, 7 दिन वो डीमोटिवेटेड रहता है, तो फिर वो आदमी धीरे धीरे करके उसका नेचर ही डिप्रेसिंग हो जाता है। कोई आदमी अगर हमेशा मोटिवेटेड रहता है तो वो अक्सर केयरलेस रहता है, क्योंकि उसको हमेशा सब कुछ बहुत हल्की लगती है। बट जो लोग कभी कभी डिमोटिवेटेड होते हैं वो बहुत बढ़िया करते हैं जिंदगी में, सीरियसली वो बहुत अच्छा करते हैं जिंदगी में। आगे बढ़ने के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और कैपेसिटी पे सवाल आने लगते हैं, बेरोजगारी के कारण बेचैनी तो होती। हाँ तो ठीक है, इट्स ओके। आज मैं वही पढ़ रहा था, मतलब आई थिंक बुक आई ऑलवेज रेफर टू। सो देखिए, पहली बात तो क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, लाइफ में हमेशा इनसिक्योरिटीज रहती हैं और इनसिक्योरिटीज आर गुड फॉर ग्रोथ। तो मैं एक जगह कहीं वो पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा चीज है, उसमें ये कह रहा था कि जो ह्यूमंस हैं इनके अंदर जो इंफीरियोरिटी है वो नेचुरल है। ओके, कैसे? उनका ये कहना कि जब बच्चा होता है छोटा, तो छोटा जो बच्चा होता है उसका जो मेंटल ग्रोथ है वो तेज होता है, फिजिकल ग्रोथ स्लो होता है। इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि जो एनिमल्स होते हैं उनका जो मेंटल ग्रोथ है और जो फिजिकल ग्रोथ है वो इक्वल पेस से चलता है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि वो सोच बढ़ा सकते हैं लेकिन फिजिकली वो कम कर पाते हैं, वो दोनों बराबर ही ग्रो होता है। लेकिन बच्चे के साथ क्या होता है,
आप ह्यूमंस कैसे ग्रो करते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज ग्रो करता है, बॉडी स्लो ग्रो करती है। जैसे छोटा बच्चा होता है वो चीजों को मांगने लगता है कि मुझे वो दो। अब मेरी बेटी है अभी, वो सब कहती है ऊ दो, दे दो, बट फिजिकली वो जाके उसको ले नहीं पाएगी। अभी उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ऊपर से कुछ चीज उठा ले, या हमने स्ट्रॉलर पे बिठा दिया तो वो खुद से कूद जाए। अभी वो 1 साल की हुई है, लेकिन उसके दिमाग में कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ऐसे क्या होता है कि उनका मेंटल ग्रोथ बहुत तेज है, बट फिजिकली वो उतना साउंड उसके कंपैरिजन में नहीं है। तो देयर इज ऑलवेज इंफीरियोरिटी, बट इंफीरियोरिटी इज गुड। इंफीरियोरिटी गुड इसलिए है कि जैसे कहते हैं कि हम लोग उड़ नहीं सकते, तो हमने प्लेन बना दिया उड़ने के लिए। बना दिया कि नहीं बना दिया? तो आदमी फिजिकली सबसे स्ट्रांग नहीं है। कितने ऐसे जानवर हैं जिनकी फिजिकल कैपेबिलिटी हमसे बहुत ज्यादा है, बट हमने उस इंफीरियोरिटी को यूज करके चीजें बना दी। तो कैपेसिटी पे अगर आपके कोई सवाल करता है, मतलब आप बात करो कि आप कहीं ना कहीं इंफीरियर महसूस करते हो, तो वो इंफीरियोरिटी भी एक तरह का मोटिवेशन है जो आपको कुछ कराती है। एक पॉजिटिव साइड भी उसका है। पॉजिटिव साइड ये है कि आपको लगता है कि हम करेंगे, चलो ये अगर कमी है मेरे अंदर, लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं बेरोजगार हूं, तो मैं कुछ करूंगा। ठीक, द डे यू गेट सेलेक्टेड एवरीबडी सेज यार हमें तो पता ही था कि तुम करोगे। तो इन लोगों की बातों पे तो कभी जाना भी मत। ठीक है, लाइफ में हमेशा एक चीज आप ध्यान रखना, जो मैं अपने केस में भी अप्लाई करता हूं, आप भी करो। हमेशा यू स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस। जितने भी लोग तुम पे सवाल उठाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम पे ट्रस्ट भी करते होंगे, तो यू लुक एट द एवरेज। आप किसी एक आदमी के कमेंट को पकड़ के मत बैठो, किसी 2 आदमी के बोलने पे मत बैठो। आप ये भी देखो कि तुम्हें 10 लोग मोटिवेट करने वाले भी हैं जो कहते हैं तुम्हारा हो जाएगा, तो उनका औसत निकालो। तो मैंने बोला ना कि चीजें उतनी भी खराब नहीं होती जितना हम कभी कभी सोचते हैं, और चीजें उतनी अच्छी भी नहीं होती जितना हम कभी कभी सोचते हैं। चीजें कहीं बीच में होती हैं। हमारा दिमाग हमेशा एक्सट्रीम्स में सोचता है, बट एक्चुअल में चीजें कहीं बीच में होती है। यही आपको जो कहते हैं ना, द पर्पज ऑफ एजुकेशन शुड बी दैट यू बिकम समबडी हु कैन एनालाइज, हु कैन थिंक। तो आप बैलेंस हो जाओगे इमोशनली काफी। ऐसा ही करो। तो उन 2 लोगों को देखने के बजाय कि वो मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं, आप ये भी देखो कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मोटिवेट भी कर रहे हैं। तो कहीं बीच में ही कहानी होती है, ऐसे चलता रहता है सब। पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। डू नॉट लिव बाय ओपिनियंस ऑफ अदर्स। इफ यू हैव टू मेक योर मार्क, यू हैव टू वर्क, जस्ट कीप वर्किंग ऑन दैट। व्हाटएवर गुड हैज टू हैपन विल हैपन। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम एंड ठीक है, लेट इट कम, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, become somebody who can do the hard work, become somebody who can take on any challenge, become somebody who take life as life। और वो पर्सपेक्टिव आपका होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में होंगे हम अपना रास्ता निकालेंगे, जैसे भी होगा जी लेंगे, जिंदगी अच्छे से जिएंगे। तो खुश रहो और इंटरनली थोड़ा शॉर्टेड रहो। एक्सटर्नली तो सिचुएशन कभी हमारे हिसाब से नहीं होने वाली। ठीक है, एक्सटर्नली तो चीजें हमेशा चैलेंजिंग रहेंगी, हमेशा डिफरेंट रहेंगी, डिफिकल्ट रहेंगी, लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो सब चीजें चलती रहती है, कोई परेशानी नहीं है। उस पर इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सुनो चीजों को, बट चीजों को तुरंत ही उस पर इमोशनल जजमेंट पास नहीं करने का, चीजों को एनालाइज करके उसको लेने का। ठीक है, अभी मेरे पास क्या होता है कि बहुत सारे, कई बार ऐसा होता है कि कोई मुझे फोन करके कोई ऐसी चीज बोलेगा जो उसके हिसाब से बड़ी एक्सट्रीम है, उसके हिसाब से ऐसा कैसे हो गया, लेकिन जब मुझे वो बोलता है तो मैं बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करता हूं। ठीक है, मैं बगैर सोचे रिएक्ट नहीं करता हूं। ठीक है, उस पर्सपेक्टिव को समझना बहुत जरूरी होता है कि कोई आदमी जो कह रहा है उसमें क्या इमोशनल अंडर करेंट है और मैसेज क्या है। हर किसी, कोई जब कोई बात बोलता है उसमें 2 चीजें होती हैं, एक उसमें इमोशनल अंडर करंट होता है और एक उस मसले का असली ट्रूथ होता है। ये दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज कितना डोमिनेटिंग है इस मैसेज में। तो उसका हमें क्रक्स निकालना पड़ता है। ठीक है, फिर बताना पड़ता है कि हाँ ठीक है, चलो ये ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ओके,
चलो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल मिलते हैं शाम को 6 बजे और आगे की क्लास आपकी करेंगे मिक्सचर के क्वेश्चन नंबर 30 और इक्वल रिप्लेसमेंट का केस कल डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।